मेरी बात आपके नाम। मेरा ईश्वर मर गया। जब ये बात फ्रेडरिक नीत्शे ने पूरी दुनिया के सामने कही तो दुनिया स्तंभित रह गई, अचंभित रह गई। लेकिन आश्चर्य कि 1940 और 1950 के बीच इस विचार क्रांति ने, इस अस्तित्ववादी विचार क्रांति ने, जिसमें ईश्वर पर सवाल उठाए गए, ने बड़ा जोर पकड़ा। सार्त्र और कामू इस विचारधारा के मुख्य प्रणेता थे। अल्बर्ट कामू ने तो इस पर बहुत कुछ लिखा, बहुत प्रसिद्ध नाटक लिखा। आज मैं आपको उन्हीं का नाटक क्रॉस पर्पस, जो मुझे बहुत पसंद है, जिसे बहुत से लोग मिसअंडरस्टैंडिंग के नाम से भी जानते हैं, इस कहानी को सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी ने मुझे हमेशा झकझोरा है। इसे सुनाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि पहले तो यही समझा जाता था कि ईश्वर हमारे जन्म से पहले ही हमारी भूमिका तय कर देता है और हमें इस दुनिया में अपनी भूमिका को निभाना है। लेकिन और वो हमारा हित चिंतक है, हमारा भला सोचता है। लेकिन विश्व युद्ध के दौरान जब लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि अगर प्रकृति, ईश्वर ये हमारी रक्षा करता है, हमारे बारे में जानता है, तो हमें इतना कष्ट पहुंचा क्यों? करोड़ों लोगों को इतना कष्ट पहुंचा क्यों? ईश्वर उनका कहाँ था? ऐसे समय में ही थ्योरी ऑफ एब्सर्डिटी या निरर्थकवाद के बारे में बात होने लगी। लोग ये कहने लगे कि हम जब दुनिया में आते हैं, हमारी भूमिका पहले से तय नहीं है। इसी के आधार पे तो हिटलर ने इतने देशों पर कब्जा करने के लिए इतने लोगों को मारा, क्योंकि उसने सोचा कि ये उसका अधिकार है। ऐसा नहीं है। हम जन्म से पहले नहीं जानते। हमें अपनी भूमिका, अपनी सार्थकता हमें खुद तय करनी है। तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ क्रॉस पर्पस, जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे झकझोर देती है। बहुत छोटी सी कहानी है। इयान अपने पिता की मृत्यु के बाद एक बहुत सुंदर देश में जाके रहता है, जहाँ नीला समंदर है, जो गर्म देश है। और इयान ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लेता है, अच्छे पैसे कमा लेता है, पैसे जोड़ लेता है। उसकी मारिया भी ईश्वर में विश्वास करती है, अच्छी ज़िंदगी में विश्वास करती है। उनकी ज़िंदगी खूबसूरत है, सुंदर है। तो इयान सोचता है कि वो अपने माँ और बहन का पता करे। दूसरी तरफ उसकी माँ और बहन, जो गांव में छूट गए थे, गरीब हैं और एक गेस्ट हाउस चलाते हैं। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उस गेस्ट हाउस में वो क्या करते हैं। जो अमीर मेहमान आते हैं, उन्हीं रात में माँ और उसकी बेटी मार्था एक बूढ़े नौकर की मदद से मार देते हैं और समंदर में फेंक देते हैं। इस जघन्य काम को वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उन मेहमानों के जो भी रुपए पैसे हैं, उसे लेकर मार्था बचाती जाए। उसका एक बहुत बड़ा सपना है कि एक न एक दिन इस गीले, बारिश से भरे हुए छोटे से गांव को छोड़कर वो एक बड़े शहर में जाए, जो गर्म देश में हो, जहां नीला समंदर हो। उसका ये सपना इतना गहरा है, उसका ये सपना इतना बड़ा है कि इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। उसे इसका कोई अफसोस नहीं है। उसका कोई ईश्वर नहीं है जो उसे ये सिखाए कि ये काम गलत है। उसका अस्तित्व, अपने अस्तित्व की रक्षा करना उसका सबसे बड़ा धर्म है। तो इयान उस गांव में पहुंचता है। उसकी पत्नी मारिया उसे बार बार कहती है कि उसे अपनी माँ को बता देना चाहिए कि वो उसका बेटा है। न जाने मारिया के मन में थोड़ी आशंका रहती है, उसे डर लगता है, लेकिन इयान बिल्कुल बताना नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो देखे कि उसकी माँ और उसकी बहन
करते क्या हैं, अपनी ज़िंदगी जीते कैसे हैं, कैसे कमाते हैं, और उस गेस्ट हाउस में एक झूठा नाम बदलकर वो रहने लगता है। उसकी माँ से, उसकी बहन से उसकी अक्सर बातचीत होती है। वो अपनी माँ से कई बार पूछता है कि क्या उसका कोई बेटा था, लेकिन उसकी माँ और बहन किसी भी बातचीत का कभी हिस्सा बनना चाहते नहीं हैं। वो अपने मेहमानों से दूरी बरतते हैं। धीरे धीरे उसकी माँ को न जाने क्यों यान से लगाव हो जाता है। वो मार्था को बार बार कहती है कि हमें इस लड़के को मारना नहीं चाहिए, इसके पैसे ले लेते हैं, इसे लूट लेते हैं, पर इसे मारते नहीं हैं। लेकिन मार्था का मन बहुत कड़क था। मार्था अपने सपने के आगे कुछ भी नहीं देख पाती है। कई बार मार्था का मन यान की तरफ कमज़ोर होता भी है, पर वो उसे अपने पे हावी नहीं होने देती है। और एक दिन अपने बनाए हुए प्लान के मुताबिक वो उसके सूप में उसे जहर मिलाकर दे देती है, उसे मार देते हैं और उसे समंदर में फेंक आते हैं। दुर्भाग्य से उस दिन मारिया वहाँ नहीं थी। अपने पति से बहुत बहस करने के बाद वो एक दिन के लिए वहाँ से चली गई थी। मारिया लौटती है और जब अपने पति को घर में नहीं पाती है तो वो मार्था से पूछती है कि उसका पति कहाँ है। इसी बीच में मारिया के लौटने से पहले उनका बूढ़ा नौकर जब यान के सामान को खोलता है तो उसमें उसका पासपोर्ट मिलता है, उसके और कागजात मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन्होंने गलतफहमी की वजह से अपने भाई की हत्या कर दी। देखिए, उसकी माँ को तो बहुत दुख होता है। वो विलाप करने लगती है, अफसोस करती है, कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि इस लड़के को मारो मत। लेकिन मार्था कहती है कि क्या है, एक गलतफहमी के कारण ऐसा हुआ है, हमने जान के तो उसको मारा नहीं है, और तुम्हें अगर इतना दुख हो रहा है तो तुम जाकर आत्महत्या कर लो। और उसकी माँ सचमुच जाकर उसी समंदर में डूबकर अपनी आत्महत्या कर लेती है। मार्था लेकिन ज्यों की त्यों चट्टान की तरह खड़ी है जब मारिया का प्रवेश होता है। मारिया जब पूछती है अपने पति के बारे में, बिना किसी अफसोस के मार्था उसे बता देती है कि एक गलतफहमी की वजह से उन्होंने उसके पति की हत्या कर दी है। मारिया कहती है वो सिर्फ उसका पति नहीं था, उसका भाई भी था। लेकिन मार्था पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा हम अक्सर सोचते हैं कि मारिया मार्था पे झपट पड़ती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बल्कि वहाँ एक दार्शनिक बहस शुरू हो जाती है। मारिया उसको कहने की कोशिश करती है, तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है कि तुमने क्या किया, तुम्हारे जीवन का क्या अर्थ बचा। लेकिन मार्था के लिए जीवन का अर्थ तो यही है कि वो एक गर्म देश के नीले समंदर के पास जाकर रहना चाहती है। देखिए, मार्था और मारिया को कामू ने एक आईने के दिखने वाली दो छवियों की तरह बताया है। एक तरफ मार्था है जिसे एक नीले समंदर के पास गर्म देश में जाकर अपना घर बनाना है, जीवन बनाना है, आनंद उठाना है। दूसरी तरफ मारिया है जो अपना सब कुछ बहुत सुंदर नीला समंदर, गर्म देश सब छोड़कर अपने पति के साथ यहाँ इसलिए आई थी कि वो उसकी माँ और उसकी बहन की मदद करना चाहती थी। 20 साल के बचाए हुए अपनी कमाई को वो लेकर आए थे, जिस माँ और बहन की मदद करने के लिए उस माँ और बहन ने बिना कुछ सोचे कितनी अमानवीयता के साथ उस व्यक्ति की हत्या कर दी और उसे समंदर में फेंक आए। इस बहस का कोई फर्क नहीं पड़ता मार्था पे। मार्था फिर एकदम नाराज़ होके कहती है, तो फिर तुम जाओ और अपने भगवान से कहो कि वो उसे तुम्हें रास्ता दिखाए, नहीं तो जाकर तुम भी माँ की तरह आत्महत्या कर लो। देखिए कितनी अब्सर्ड बात है, कितनी निरर्थक बात है, लेकिन यही ज़िंदगी की सच्चाई है। तो मारिया दूसरी तरफ पलटती है, ज़मीन पर घुटने टेक कर बैठती है
और अपने भगवान से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरी मदद करो, मैं इस दुख से कैसे उबरूं। और अपने ईश्वर से बहुत बड़ा सवाल पूछती है कि ईश्वर, क्या तुम मेरी मदद करोगे? और तभी वो बूढ़ा नौकर उस कमरे में आता है। उसे बातचीत क्या चल रही है इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और जब वो उसका सवाल सुनता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, उसका जवाब होता है नहीं, मैं मदद नहीं कर सकता। नाटक यहीं ख़त्म होता है। कामू ने नौकर के रूप में ये बताया है कि भगवान का जवाब था कि मैं मदद नहीं कर सकता। अपने सवाल का जवाब तुम्हें खुद ढूंढना है। देखिए, विश्व युद्ध के दौरान थ्योरी ऑफ अब्सर्डिटी ने बहुत ज़ोर पकड़ा था। बहुत से लोगों ने किस्से, कहानियाँ, नाटक, उपन्यास अब्सर्डिटी पे लिखे थे। मैंने कुछ दिनों पहले जो आपको गोरा उपन्यास सुनाया था, वो भी इसी थ्योरी ऑफ अब्सर्डिटी पे था कि गोरा जिस सिद्धांत पे विश्वास करके चल रहा था कि वो कट्टर हिंदू है, जब उसे पता चलता है कि वो तो हिंदू है ही नहीं, तो उसका जीवन उसे 1 मिनट के लिए लगता है निरर्थक हो गया। लेकिन देखिए, मैं ये सोचती हूँ कि हमारा जीवन अब्सर्ड नहीं है। हम उस अब्सर्डिटी की थ्योरी से हमारा जीवन अब 20वीं-21वीं शताब्दी में एग्जिस्टेंशियलिज्म और अब्सर्डिटी से ऊपर उठ चुका है। मानवीय मूल्य जो हैं वो इससे बड़े हैं। ह्यूमनिज्म की थ्योरी इससे बड़ी थ्योरी है, इससे बड़ा सिद्धांत है। देखिए, मैं ना बता सकती हूँ कि आपका जीवन कैसे सार्थक हो सकता है, आपके लिए किस बात में सार्थकता है, मैं नहीं बता सकती। आप मुझे नहीं बता सकते कि मेरे जीवन की सार्थकता किस में है। हर किसी के जीवन की सार्थकता अलग अलग बातों में है। लेकिन फिर भी इस निरर्थकता के बीच में, जीवन के इस निरर्थकता के बीच में, इस सब के बीच में हमें ऐसे रास्ता बनाना है कि हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें, मानवीय मूल्यों के साथ चल के। देखिए, मानवीय मूल्य क्या हैं ये बताना कोई बहुत कठिन नहीं है। तो हमें खुद सोचना है कि मानवीय मूल्य क्या हैं और उन मानवीय मूल्यों का सहारा लेकर अब्सर्डिटी से दूर भागना है, अब्सर्डिटी को अपने से दूर हटाना है। जीवन हमारा हमेशा अब्सर्ड रहेगा, लेकिन निरर्थकता में सार्थकता लाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं जब कॉलेज में थी तो मुझे उससे पहले, या बहुत 16-17 साल की उम्र में, शरद चंद्र की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी, प्रेम कहानियाँ होती थी, बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन जब मेरी समझ बढ़ती गई, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आई, तो मुझे ऐसे नाटक, ऐसे बातचीत, लोगों के साथ चर्चा करके ये पता चला कि तब तक दुनिया में बातचीत एग्जिस्टेंशियलिज्म की होने लगी थी, अब्सर्डिटी की होने लगी थी। और उन्होंने दिनों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा खेला गया ये नाटक क्रॉस पर्पस मैंने हिंदी में दिल्ली में देखा था। इस नाटक ने मुझे झकझोर कर रख दिया था और मुझे याद दिलाता रहा था कि अब्सर्डिटी को ह्यूमनिज्म में बदलना हमारी जिम्मेदारी है। कभी आपके शहर में ये नाटक खेला जाए तो आप इसे ज़रूर देखें। कहीं ना कहीं यूट्यूब में ये नाटक आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा ही एक और बहुत अच्छा नाटक मैंने देखा था, एक रुका हुआ फैसला। कभी मौका मिले तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी।